हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं नेहा पांडे आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 2, सार्वजनिक नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन। सार्वजनिक नीति का परिचय। लोक नीति का महत्व और प्रासंगिकता इस तथ्य में निहित है कि इसकी उपस्थिति और कार्यक्षेत्र समाज के सभी पहलुओं से संबंधित है। सरल परिभाषा में नीति को सिद्धांतों या नियमों के समूह के रूप में वर्णित किया जाता है जो निर्णय का मार्गदर्शन करते हैं और तर्कसंगत उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य उन्मुख है। यहाँ लक्ष्यों को सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्यों, प्राथमिकताओं के आधार पर मांगों के संदर्भ में परिभाषित किया गया है। नीति पूर्व कल्पित परिणामों पर आधारित होती है और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की योजना बनाई जाती है। सार्वजनिक नीति का अर्थ। हैरोल्ड कॉन्टेज के अनुसार कार्य के एक क्रम के रूप में सार्वजनिक नीति को राजनीतिक प्रबंधन, वित्तीय और प्रशासनिक तंत्र के रूप में समझा जा सकता है जो स्पष्ट लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए व्यवस्थित होते हैं। नीति इकाइयों के भीतर विवेक और पहल को प्रोत्साहित करने का एक साधन है। रिचर्ड रोज कहते हैं के अनुसार सार्वजनिक नीति अपने आप में एक निर्णय नहीं है, यह गतिविधि का एक पाठ्यक्रम या पैटर्न है। रॉबर्ट आइस्टॉन कहते हैं कि सार्वजनिक नीति को सरकारी इकाइयों का अपने पर्यावरण से संबंध कहते हैं। सार्वजनिक नीति के लक्षण। लोक नीति लक्ष्य उन्मुख होती है। सार्वजनिक नीति उद्देश्यपूर्ण है। इसे सामाजिक और आर्थिक मांगों के आधार पर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, लोक नीति केवल एक निर्णय नहीं, कार्यवाही का एक तरीका है। सार्वजनिक नीति केवल एक निर्णय नहीं बल्कि यह कार्यवाही का एक तरीका है जिसे निर्णय के संयोजन के आधार पर डिजाइन या कार्यान्वित किया जाता है। तीसरा है, सार्वजनिक नीति एक रणनीतिक और नैतिक प्रक्रिया का परिणाम है। सार्वजनिक नीति को सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया जाता है। सार्वजनिक नीति में वैज्ञानिक समझ के आधार पर और सामाजिक मूल्यों और मानदंडों के साथ संतुलन रखते हुए निर्णय दिए जाते हैं। यह सामाजिक न्याय, सभी के कल्याण और सतत विकास के लिए राज्य की प्रतिबद्धताओं को कायम रखता है। चौथा, सार्वजनिक नीति अत्यधिक गतिशील होती है। यह एक सतत गतिविधि है जो राजनीतिक व्यवस्था की संरचना के भीतर होती है और बाहरी वातावरण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के रूप में कार्य करता है। यह गतिशील है क्योंकि सार्वजनिक नीति स्थिर नहीं है और परिवर्तित विषयों के साथ परिवर्तित होती है। जैसे जैसे पर्यावरण तेजी से परिवर्तित हो रहा है, यह सार्वजनिक नीति के लिए पहले से कई अधिक चुनौती पेश कर रहा है और सार्वजनिक नीति भी इस प्रक्रिया में अधिक व्यापक और गतिशील हो रही है। पांचवा है, सार्वजनिक नीति एक जटिल प्रक्रिया है। मांगों, सामाजिक प्राथमिकताओं के साथ भिन्न भिन्न विषय सार्वजनिक नीति की रूपरेखा को प्रभावित कर रहे हैं और ये आकांक्षाएं, ज़रूरतें मांगों के रूप में आ रही हैं। सरकार के लिए प्रत्येक मांग को ध्यान में रखना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे कई पहलू हैं जिन्हें सरकार को नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक आर्थिक प्रासंगिकता, राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा, वित्तीय बाधाएं, बजट, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, सूचना और डेटा की वैधता आदि हैं जो सार्वजनिक नीति को
में अत्यधिक जटिल बनाती हैं। छठा है सार्वजनिक नीति इमेज विभिन्न घटक। सार्वजनिक नीति में विभिन्न घटक सम्मिलित होते हैं। सार्वजनिक नीति विभिन्न संरचनाओं, पर्यावरण, प्रणाली और प्रक्रिया तंत्र से बनी होती हैं। इसमें पर्यावरण सम्मिलित है जो सिस्टम को मांग और समर्थन प्रदान करता है। यह वातावरण मूल रूप से सामाजिक और आर्थिक वातावरण है। व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था है। मांगें व्यक्तियों और समूहों की आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताएं जो वे राजनीतिक व्यवस्था में उपस्थित सरकार को प्रदान करते हैं। और समर्थन वोट के रूप में विचारधारा और सामाजिक दल आदि का समर्थन करते हैं। राजनीतिक प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें मांगों को संसाधित किया जाता है और नीतियों में परिवर्तन किया जाता है और फिर पर्यावरण पर ही लागू किया जाता है। फीडबैक लूप मूल्यांकन की गई समीक्षाओं को पर्यावरण को भेजता है जो नीति के परिणाम लोगों की धारणाओं को प्रभावित करता है और नई मांगें उत्पन्न करता है। सातवां सार्वजनिक नीति विभिन्न हितधारकों के मध्य अच्छी तरह से समन्वित संबंधों का एक उत्पाद है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, नौकरशाही, थिंक टैंक, नागरिक समाज, लोगों, मीडिया, सभी औपचारिक और अनौपचारिक संरचनाओं आदि से शुरू होकर कई हितधारक भाग लेते हैं। सार्वजनिक नीति बनाने में प्रत्येक एजेंसी अभिनेता की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आठवां है सार्वजनिक नीति दिशा निर्देश पर आधारित होती है। यह उस नीति के लागू होने के आधार पर प्रमुख नीति दिशा निर्देश निर्धारित करता है। नीति दिशा निर्देश नीति निर्माण और नीति के कामकाज के सिद्धांतों के बारे में सूचित करता है। नौवां है सार्वजनिक नीति भविष्य की ओर निर्देशित होती है। सार्वजनिक नीति उद्देश्यों पर आधारित होती है। यह जनहित पर आधारित है। यह उद्देश्य सामाजिक न्याय, सतत विकास और आर्थिक विकास को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं जो राष्ट्र को आगे बढ़ाता है। नीतियाँ देश का भविष्य बनाती हैं। नीतियाँ जितनी सुदृढ़ और समग्र होंगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। नीति निर्माण भी लचीला है क्योंकि भविष्य में बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। नीति निर्माण भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार अपना स्वर और पाठ्यक्रम बदलता रहता है। और 10वां है सार्वजनिक नीति सर्वोत्तम उपलब्ध विधियों का उपयोग करती है। सार्वजनिक नीति तैयार करने के लिए मात्रात्मक डेटा और गुणात्मक डेटा दोनों का उपयोग करती है। नीति को प्रभावी और कुशल बनाने के लिए वैज्ञानिक डेटा और मानक मूल्यों पर विचार किया जाता है और उपलब्ध बुनियादी ढांचे का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे नीति चक्र क्या है। नीति चक्र बताता है कि नीति निर्माण एक सतत प्रक्रिया है और इसमें कई चरण सम्मिलित हैं। थॉमस डाई ने उल्लेख किया है कि नीति निर्माण एक एकल घटना के बजाय एक सतत प्रक्रिया है। विभिन्न अभिनेता विभिन्न चरणों में प्रभावशाली होते हैं और पिछले निर्णय भविष्य के निर्णयों के लिए एजेंडा निर्धारित करते हैं। सार्वजनिक नीति दो तरह से आदर्श है। पहला एक निर्देशात्मक मॉडल के रूप में यह बताता है कि नीति निर्माता को आदर्श रूप से योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से कैसे काम करना चाहिए। यह इस विचार पर आधारित है कि एक सार्वजनिक नीति क्या होनी चाहिए। दूसरा वर्णनात्मक मॉडल बताता है कि एक सार्वजनिक नीति कैसे काम कर रही है, नीति बनाने की प्रक्रिया में निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यह
ये क्या है के विचार पर आधारित है। सामान्य नीति चक्र। फर्स्ट पॉइंट है मुद्दे की पहचान और एजेंडा सेटिंग। इसका तात्पर्य है उन समस्याओं की पहचान करना जिनके लिए सरकार समर्थन और नीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को समर्थन और नीति पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह समस्या की प्रकृति को भी परिभाषित करता है और मुद्दों को प्राथमिकता देता है। दूसरा, नीति निर्माण। यह नीति निर्माण का औपचारिक चरण है। इसमें उद्देश्यों की स्थापना, इनपुट, लागत की पहचान, कार्यवाही के विभिन्न संभावित तरीके की खोज, नीतिगत साधनों का चयन, परिणामों को प्रस्तुत करना और निर्णय के रूप में उपयुक्त विकल्प का चयन करना शामिल है। नीति वैधता तीसरा पॉइंट है। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि जो निर्णय उपयुक्त विकल्प के रूप में लिया गया है उसका समर्थन और कानूनी अनुमोदन नहीं होना चाहिए। समर्थन में विधायी समर्थन, पूर्ण प्रशासन का समर्थन और हित समूहों की सहमति भी शामिल होती है। चौथा, नीति कार्यान्वयन। यह नीति चक्र का बहुत महत्वपूर्ण चरण है जिसमें विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को कर्तव्यों का निर्वहन, नीतियों के सुचारू रूप से अधिनियमित करने के लिए उचित ढांचागत व्यवस्था करना और निर्णय लेना शामिल है। पांचवा है नीति मूल्यांकन। समग्र नीति चक्र का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण नीति मूल्यांकन है जिसमें नीति के परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है। नीति की सफलता, वांछित परिणामों की उपलब्धि और नीति के प्रभावों के बारे में आकलन किया जाता है। छठा है नीति रखरखाव, उत्तराधिकार या समाप्ति। राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक ज़रूरतों, बजट प्रतिबद्धताओं आदि के आधार पर चक्र का पालन किया जाता है और इन चीज़ों के आधार पर नई नीतियाँ शुरू की जाती हैं। कई चल रही नीतियों को जारी रखा जाता है और कई को बंद कर दिया जाता है या वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर दिया जाता है। अगला पॉइंट है नीति क्रियान्वयन। नीति क्रियान्वयन क्या होता है इसके बारे में बताएंगे इस वाले पॉइंट में। नीति निर्माण से भी जटिल काम है उसका क्रियान्वयन करना। लोक कल्याण का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि नीतियों का लाभ प्राथमिक स्तर तक पहुँचे। नीति निष्पादन की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित चरणों में बांट सकते हैं। पहला, दस्तावेजों का अध्ययन। नीतियों के क्रियान्वयन अभियान का यह पहला चरण है। इस चरण में निष्पादन और क्रियान्वयन एजेंसियां नीति से संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन करती हैं। उन दस्तावेजों में वर्णित अस्पष्ट तथ्यों पर स्पष्टीकरण की मांग करती हैं जिससे कि इसके क्रियान्वयन को लेकर कहीं कोई कठिनाई ना उत्पन्न हो। दूसरा, दायित्वों का विभाजन। दस्तावेजों के अध्ययन और स्पष्टीकरण के बाद दूसरे चरण में नीति को विभिन्न खंडों में बांट दिया जाता है। इसे दायित्व विभाजन कहते हैं। इस उद्देश्य से लक्षित क्षेत्र समूह, आवश्यक साधन, उपलब्ध तकनीकी इत्यादि का सही विश्लेषण और निर्धारण किया जाता है। इसके उपरांत साधनों का प्रसार अथवा फैलाव नीति के विभिन्न खंडों के आधार पर किया जाता है। तीसरा, आंकड़ों का संग्रहण। तीसरा चरण नीति के क्रियान्वयन से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के समूह तथा क्षेत्र से आवश्यक सूचनाएं एवं आंकड़े इकट्ठा करने का है। कभी कभी एक नीति का समाज के कुछ तबकों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। ऐसे प्रभावित तबके नीति कार्यान्वयन में बाधा भी डाल सकते हैं। इस संबंध में एकत्रित सूचनाओं से क्रियान्वयन एजेंसियां सुधार के
लिए प्रतिकारी उपाय या कदम और कार्यनीति पहले ही अपना सकती हैं। अंत में नीति के कार्यान्वयन के लिए संबंधित एजेंसियां मानकों और तथा मानदंडों का निर्धारण करती हैं। चौथा है कार्यपालिका। नीतियों के निष्पादन के लिए कार्यपालिका आधिकारिक अंग है। नीतियों के कार्यान्वयन का कार्य व्यवहार में प्रशासन तंत्र करता है। प्रशासन विधायिका द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए अपने अनुभव एवं विशेषज्ञता का इस्तेमाल करता है। तथापि विधायिका का नीति निष्पादन में भी प्रशासनिक तंत्र के साथ अप्रत्यक्ष संबंध रहता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि नीतियों के कार्यान्वयन के प्रति काफ़ी सचेत होते हैं। विधायिका के पास ऐसे कई साधन होते हैं जिनके द्वारा वह प्रशासन तंत्र की नीतियों को प्रभावी ढंग से एवं तीव्रता के साथ कार्यान्वित करने के लिए बाध्य कर सकती है। पांचवा है न्यायपालिका। नीति निष्पादन में न्यायपालिका भी अपनी भूमिका निभाती है। ऐसा सामान्यतः तब होता है जब नीति के उद्देश्य सुस्पष्ट नहीं होते तथा उसे नीति की कई व्याख्याएं की जा सकती हैं। ऐसे मामलों में न्यायालय अपना निर्णय देते हैं तथा उनका निर्णय अंतिम मान लिया जाता है। भारत में कई क्षेत्रों में किसी भी अधिनियम अथवा नीति के निष्पादन से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए प्रशासनिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। नीति का मूल्यांकन। नीति मूल्यांकन प्रायः नीति के अंतिम चरण में ही नहीं किया जाता बल्कि वह नीति प्रक्रिया में सतत रूप से चलता रहता है। जिन लोगों के लिए नीति बनाई गई है उन लोगों पर नीति की विषय वस्तु और प्रभावों का आकलन करने का प्रयत्न करना ही लोक नीति का मूल्यांकन करना है। नीति मूल्यांकन का कार्य विद्यमान नीति को जारी रखने अथवा उसका संशोधन करने अथवा उसे समाप्त करने के लिए पुनः आरंभ किया जा सकता है। नीति मूल्यांकन की 3 सामान्य विधियां हैं। वे हैं सबसे पहली नीति प्रभाव। समग्र कार्यक्रम और उसकी प्रभाविकता के मूल्यांकन के लिए इस बात पर बल दिया जाता है कि कार्यक्रम मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस सीमा तक सफल हुए हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तुलनात्मक मूल्यांकन पर भी बल दिया जाता है। दूसरा है कार्यनीति। यह मूल्यांकन कार्यक्रम कार्यनीति नीतियों और चरों की सापेक्ष प्रभाविता का आकलन है। इसमें इस बात का निर्धारण करने पर बल दिया जाता है कि कौन सी कार्य नीतियाँ अधिक उत्पादक हैं। तीसरा है नीति परियोजना। यह क्षेत्र वीक्षणों एवं प्रबंधकीय तथा प्रचालन क्षमता पर बल देते हुए अन्य क्रियाकलापों के जरिए अलग अलग परियोजनाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया है। अब हम पढ़ेंगे नीति की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है लोक नीति की प्रक्रिया एक पूरक और परस्पर संबंध प्रक्रिया है। प्रक्रिया के सभी चरण अलग अलग घटना नहीं है। ये चरण एक दूसरे की ओर ले जा रहे हैं और एक चरण के सफल समापन से अगले चरण की सफल शुरुआत होती है और यह कार्यवाही का एक उचित सफल समग्र पाठ्यक्रम भी सुनिश्चित करता है। दूसरा है एक अच्छी नीति ज्ञान आधारित नीति होती है जो वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित होती है। इसका मतलब है कि नीति का डिजाइन सही और तथ्य आधारित जानकारी पर होना चाहिए। नीतिगत निर्णय सामाजिक मांगों वित्तीय प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक पूर्वाग्रहों व्यक्तिगत विश्वासों और विश्वास आदि पर। तीसरा नीति
एक अच्छी नीति है जो अत्यधिक सहभागी, समावेशी और लोगों को शामिल करती है। नीति में जितना अधिक चर्चा, विचार मंथन, विभिन्न हितधारकों, लोगों की अधिक भागीदारी शामिल होगी, उतना ही अधिक नीति डिजाइन समस्या को समझने और संभावित विकल्प देखने में सक्षम होगा। साथ ही समावेशित और अधिक स्थानीय भागीदारी सार्वजनिक नीति को अधिक प्रभावी और कुशल बनाती है। चौथा पॉइंट है, एक अच्छी नीति समाज के प्रति एक मजबूत और प्रतिबद्ध नेतृत्व को दर्शाती है। एक अच्छी नीति नीतियों में परिवर्तित होने वाले नागरिकों की आकांक्षाओं और ज़रूरतों को दर्शाती है। पांचवा है, क्रमिक और वृद्धिशील परिवर्तन एक अच्छी स्वस्थ नीति के अच्छे संकेतक हैं। छठा है, नीति की लोकतांत्रिक प्रकृति। नीति निर्माण के दौरान उचित परामर्श, पारदर्शिता, नीति से संबंधित जानकारी के रूप में खुलापन लोगों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाता है। ये एक अच्छी नीति के प्रमुख तत्व हैं। सातवां, एक अच्छी नीति संविधान और सांस्कृतिक व्यवस्था की अनुरूप होनी चाहिए। आठवां, नीतियाँ समावेशी होनी चाहिए। यह सभी दृष्टिकोण, समस्या और समाधान को संबोधित करने की विभिन्न ज्ञान प्रणाली को लाना चाहिए। स्थानीय लोगों को पूरी नीति निर्माण प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। नौवां है, एक नीति अच्छी है अगर इसे सभी के द्वारा समझा जा सकता है। यह स्पष्ट और सामाजिक और आर्थिक ज़रूरतों पर आधारित होना चाहिए। यह बड़े पैमाने पर समाज के लिए, सभी के कल्याण के लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। 10वां है, नीति की प्रकृति में बार बार परिवर्तन किए बिना नीति स्थिर होनी चाहिए। इसीलिए नीति बनाते और लागू करते समय सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। 11वां है, नीति डिजाइन की प्रति ईमानदार दृष्टिकोण होना चाहिए। इसे राष्ट्र की नैतिकता, दार्शनिक मूल्यों का पालन करना चाहिए और राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा को अक्षुण्ण रखना चाहिए। 12वां है, एक अच्छी नीति वह है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। एक नीति के लिए यथार्थवादी लक्ष्य महत्वपूर्ण है। उद्देश्य केवल आदर्श कथन नहीं होना चाहिए जिसे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि अधिक यथार्थवादी लक्ष्य आधारित नीति की कल्पना करना समाज के लिए अच्छा है। 13वां है, नीति भविष्य और उद्देश्य उन्मुख होनी चाहिए और साझा लक्ष्य और मूल्यों के इर्द गिर्द परस्पर जुड़ी होनी चाहिए। नीति चक्र के सामने आने वाली चुनौतियाँ, क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं वो पढ़ेंगे। पहला है, सामाजिक और आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं की जटिलता और अंतर्निहित तनाव के कारण नीति चक्र को समस्या के समाधान में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है, अंतर्निहित बहुआयामी नीति चक्र में अतिव्यापी और अंतर्विरोधी उत्पन्न कर सकता है। तीसरा है, सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रकृति और रणनीतियों पर समर्थन और आम सहमति का विरोध किया जा सकता है। चौथा है, मूल्य वरीयताएं राजनीतिक और सामाजिक हित विभिन्न हितधारकों और निर्णय निर्माताओं को प्रभावित कर रहे हैं, जो अक्सर अधिक संघर्ष का कारण बन सकते हैं। पांचवा है, समस्याओं की परिभाषा केवल वैज्ञानिक विश्लेषण या सामाजिक रूप से निर्माण पर आधारित नहीं हो सकती हैं। यह दोनों का संतुलन होना चाहिए। हालांकि परस्पर विरोधी हितों के साथ वास्तविक विश्व प्रशासनिक व्यवस्था में संतुलन बनाना मुश्किल हो जाता है। छठा है, एक महत्वपूर्ण चुनौती में उद्देश्य और व्यक्तिपरक द्विविभाजन वर्गीकरण के संदर्भ में वस्तुनिष्ठ की भावना है। समस्या से जुड़ी व्याख्या
है, जबकि समान समस्याओं की व्याख्या मूल निर्णय और वरीयताओं के आधार पर अलग अलग तरीके से किया जा सकती है। 7वां है, नीति समस्या कई संस्थाओं को प्रभावित कर सकती है क्योंकि नीतियाँ अन्यायों आश्रित होती हैं। 8वां है, किसी समस्या को हल करने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, हालांकि यह समस्या को अधिक बढ़ा देता है क्योंकि समस्या और कई समाधानों के बीच प्रवाह के कारण समस्या का समाधान नहीं होता है। सार्वजनिक नीति का महत्व। लोक नीति एक विशिष्ट अध्ययन है जो लोक प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाता है। दूसरा है, सार्वजनिक नीति सरकार का आधार है। सार्वजनिक नीति को समझने से हमें अपनी सरकार और उनके कर्तव्यों, जिम्मेदारियां और उनकी चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। तीसरा है, सार्वजनिक नीति सेवाएं प्रदान करने और सामाजिक न्याय लाने, समाज के कमज़ोर वर्गों की रक्षा करने और समाज के लिए कल्याण प्राप्त करने का एक तंत्र है। चौथा है, लोक नीति एक स्वस्थ एवं सुविज्ञ जनमत बनाने में सहायता करती है। 5वां है, सार्वजनिक नीति आर्थिक विकास, सतत विकास और सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। 6वां है, सार्वजनिक नीति समाज के भीतर एक स्थिर शक्ति के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह आवास और सहविकल्प का वातावरण बनाती है। यह समझ में स्थिरता और व्यवस्था लाती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि संक्षेप में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए तर्कसंगत लक्ष्य उन्मुखी लोक नीति का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण नीति चक्र उचित समन्वय और संचार के साथ घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए काम करता है। यद्यपि इसके रास्ते में कई बाधाएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है। चुनौती उन बाधाओं को दूर करने और समाज की बेहतरी के लिए प्रभावी और सकारात्मक नीति बनाने की। सार्वजनिक नीति सरकार को समाज के विकास और सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लक्ष्य में मदद करती है। यह अपने नागरिकों के प्रति सरकार की समानता, प्रभावशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।